हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल नीट अचीवर। देखिए, अब हम डिस्कस कर रहे हैं इकोलॉजी के चैप्टर को। बॉटनी में क्लास 12th में लास्ट जो यूनिट आता है इकोलॉजी, उसके बारे में बात करते हैं। इकोलॉजी के अंदर 2025 नीट में 9 क्वेश्चंस आए हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं अभी। सबसे पहले 2-3 बातें देख लेते हैं कि इकोलॉजी में क्या पढ़ना है क्या नहीं। देखिए, आपको पता है पूरे अर्थ के अंदर अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। ये ऑर्गेनिज्म 3 तरीके के हो सकते हैं, या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, प्लांट्स होगा या एनिमल होगा। इन्हीं से सारे ऑर्गेनिजम्स बने हैं अर्थ के अंदर। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है, वो एक ऑर्गेनिज्म जो एक इंडिविजुअल है, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर किस तरीके से डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल, हम ह्यूमंस हैं, हम एक इंडिविजुअल है, हम खाने के लिए प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो यूज करते हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल डेयरी, मीट, तो हम प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। इन्हीं सारी बातों को मिलाकर पढ़ा जाता है इकोलॉजी। इकोलॉजी में बेसिकली क्या पढ़ते हैं हम कि एक ऑर्गेनिज्म जो कि एक इंडिविजुअल है, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे किस तरीके से डिपेंडेंट है। साथ ही साथ हम ये भी पढ़ते हैं कि इस ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ऑर्गेनिज्म जो है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे जिस तरह से डिपेंडेंट है, उसको कहेंगे बायोटिक इंटरेक्शन। बायोटिक इंटरेक्शन। हर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है, उसको कहेंगे बायोटिक इंटरेक्शन। साथ ही साथ ऑर्गेनिज्म जो है वो इन्वायरमेंट के नॉन लिविंग पार्ट से भी इंटरेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, हम एयर को ब्रीथ करते हैं, हम वाटर पे डिपेंडेंट है अपनी प्यास मिटाने के लिए। तो इकोलॉजी के अंदर हमें 2 बातों को पढ़ना रहता है, बायोटिक और एबायोटिक। तो ये बेसिक सी बात है। देखिए, इकोलॉजी, हाउ ऑर्गेनिजम्स एंड इंडिविजुअल्स इंटरेक्ट विद अदर ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के अंदर क्या आ जाता है हमारे पास वाटर आ जाता है, एयर आ जाता है, सॉइल आ जाता है, सनलाइट आ जाता है। तो इस तरीके से ऑर्गेनिज्म डिपेंड होते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे, साथ ही साथ डिपेंड होते हैं अपने आसपास के एबायोटिक फैक्टर्स के अंदर। अब देखिए, सिंपल सी बात, एक क्वेश्चन आया इस बार एनसीईआरटी के अंदर। ये बात चैप्टर के अंदर तो नहीं है, पर चैप्टर के स्टार्टिंग में जो ओपनिंग पैराग्राफ्स होते हैं, इंट्रोडक्शन होता है चैप्टर का, अलग पेज में होता है, उसमें इनकी बात की गई है। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी बोला जाता है रामदेव मिश्रा को। ये क्वेश्चन आया इस बार, इसको याद रख लेना। रामदेव मिश्रा क्या? फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। इनको एक अवार्ड मिला है, संजय गांधी अवार्ड इन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। ये फैक्ट भी एनसीईआरटी का है, इसको रट्टा लगा लेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ये मैंने इकोलॉजी का आपको बेसिक इंट्रो बताया है। वीडियोस को फॉलो करते रहे, क्योंकि मैं यहां पर 60 से 70 क्वेश्चन बताऊंगा, उनके अंदर सारी थ्योरीज बताऊंगा रिलेटेड, जिससे एनसीईआरटी 45% तक कवर हो जाएगी। और ये श्योर शॉर्ट बात है कि नीट 2026 में यहां से 25 क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे। तो आपका क्या ही जाता है अगर आप 60 क्वेश्चन 10-10 मिनट के देख लेंगे। हार्डली 2 घंटे के पूरे लेक्चर से मतलब एक जो लेक्चर है वो 10 मिनट का है, और इस तरह से 60 लेक्चर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इन्हीं लेक्चर्स में से 26 क्वेश्चन आ रहे हैं। बहुत इजीली आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो जरूर लेक्चर्स को फॉलो करें। लाइक मत कीजिए तो नहीं करें, सब्सक्राइब नहीं करना है तो मत करें, लेकिन सारे वीडियोस को पढ़ते रहे। अब देखिए क्वेश्चन क्या आता है। क्वेश्चन पूछा गया है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, जिसका करेक्ट आंसर होगा रामदेव मिश्रा। वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेक श्योर कि आप पूरी सीरीज को फॉलो करें। ठीक है, 26 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन जरूर बनेंगे इस पूरी सीरीज से। ठीक है, इसी के साथ पढ़ते रहिए, स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल नीट अचीवर। जल्दी से देखते हैं इकोलॉजी का अगला क्वेश्चन जो है, उसके ऊपर ये पूरा लेक्चर डेडिकेट रहेगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, इकोलॉजी चैप्टर से जो है 9 क्वेश्चंस आए हैं। अगला क्वेश्चन जो हम देखेंगे वो है पॉपुलेशन इंटरेक्शन के ऊपर। अब ये होता क्या है, देखिए 6 तरह की पॉपुलेशन इंटरेक्शन होती है। पैरासिटिक ले लो, प्रीडेटर बोल लो, कॉमेंसलिज्म, सिम्बायोटिक, एमेंसलिज्म, इस तरह से 6 अलग अलग इंटरेक्शन होते हैं।
जो क्वेश्चन इस बार आया है वो कॉमेंसलिज्म से आया है। पहले देख लेते हैं कॉमेंसलिज्म का मतलब क्या है। कॉमेंसलिज्म इस तरह का इंटरेक्शन है जिसमें दो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे, एक ऑर्गेनिज्म को फायदा होगा दूसरे ऑर्गेनिज्म के, और दूसरे ऑर्गेनिज्म को ना फायदा होगा ना नुकसान होगा, वो अनइफेक्टेड रहेगा। तो ऐसा मान के चलो कि एक ऑर्गेनिज्म किसी ऑर्गेनिज्म से फायदा ले रहा है, बदले में दूसरे ऑर्गेनिज्म को कोई ना नुकसान होगा ना फायदा होगा, तो इसको प्लस और जीरो साइन से इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं। इस तरह के इंटरेक्शन को कॉमेंसलिज्म कहते हैं। जल्दी से देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल, फिर से मैं बताता हूं। एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स इस बोर्ड में हैं, इसको कहीं पर लिख लीजिए, इसको कहीं पर स्नैपशॉट ले लेंगे, फायदे में रहेंगे। और फिर से मैं बताना चाहूंगा इन वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब करते रहें, और मैं अराउंड 60 to 70 क्वेश्चन यहाँ पर अपलोड करूंगा वीडियोस के फॉर्म में। 10 मिनट की वीडियोस होगी वो, और ये श्योर शॉर्ट बात है कि इन 60 लेक्चर्स में से 25 क्वेश्चन तो नीट में आने ही आने हैं। नीट 2026 में 25 क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए कमेंसलिज्म का 4 एग्जाम्पल क्या क्या है। सबसे पहला, ऑर्किड ग्रोइंग एज अ एपिफाइट ऑन मैंगो। ऑर्किड एक छोटा सा प्लांट है जो मैंगो के प्लांट में ग्रो होने लगता है। इसमें मैंगो को कोई नुकसान नहीं होता, कोई फायदा नहीं होता, लेकिन ऑर्किड को क्या होता है, फायदा हो जाता है। ऑर्किड क्या है, एपिफाइट के हिसाब से रहता है। एपिफाइट का क्या फायदा है, ऑर्किड का क्या फायदा कोई पूछे तो आपको बोलना है कि इसको एंकरेज का स्पॉट मिल जाता है। इसके रूट्स जो है प्लांट बॉडी से चिपक जाते हैं ताकि एंकर रह सके। और क्या इसको कुछ फायदा होता है एपिफाइट को, और कोई फायदा नहीं होता। एपिफाइट जो है ना प्लांट से फूड लेगा ना प्लांट के रिसोर्सेस को यूज करेगा, बस चिपकने के लिए यूज हो रहा है। तो ये पहला एग्जांपल है कॉमेंसलिज्म का। क्या एग्जांपल है, ऑर्किड एक प्लांट है जो ग्रो एज अ एपिफाइट ऑन मैंगो प्लांट। दूसरा इसका एग्जांपल आता है बार्नेकल ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ व्हेल। व्हेल मछली जो समंदर में तैरती रहती है, ओशियंस में होती है, उसके ऊपर छोटे छोटे फिशेस होते हैं, उनको बार्नेकल्स कहते हैं। तो व्हेल को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा इन छोटी मछलियों से, पर व्हेल का जो खाना थोड़ा बहुत बच जाता है वो ये बार्नेकल्स खाते हैं। व्हेल के बॉडी सरफेस से अगर कुछ खाना मिलता है तो इन बार्नेकल्स को मिलता है। साथ ही साथ ये बार्नेकल्स क्योंकि व्हेल के पास है तो इनको दूसरा कोई एनिमल आकर, दूसरा कोई फिश आकर अटैक नहीं कर सकता। तो बार्नेकल्स को इस तरह से फायदा होता है। व्हेल को ना फायदा होता है ना नुकसान होता है, वो जीरो है। इसके बाद तीसरा एग्जांपल आता है सी एनीमनी और क्लाउन फिश का। सी एनीमनी एक तरीके का स्ट्रक्चर है, इस तरीके से दिखता है सी एनीमनी, ऐसा रहता है कुछ, और उसमें टेंटेकल्स होते हैं, टेंटेकल्स होते हैं। ये सी एनीमनी जो हमारा सी वगैरह है उसके सबस्ट्रेटम से जुड़ा हुआ रहता है इस तरीके से। अब सी एनीमनी के पास जो टेंटेकल्स हैं, कांटेदार टेंटेकल्स हैं, इसके वजह से क्लाउन फिश उसके पास चला जाता है, उसके आसपास रहता है। इससे फायदा तो होता है क्लाउन फिश को, सी एनीमनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई पूछे क्लाउन फिश को क्या फायदा हुआ है, तो इनके टेंटेकल्स की वजह से क्लाउन फिश को कोई खाने नहीं आता। अगर खाने आएगा तो ये टेंटेकल्स उनको हमला करेंगे। ये टेंटेकल्स क्लाउन फिश को कोई इफेक्ट नहीं करते। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया कॉमेंसलिज्म का। फोर्थ पॉइंट है कैटल एग्रेट, एग्रेट स्पेलिंग गलत है, कैटल एग्रेट ऑन ग्रेजिंग कैटल। कैटल जो हमारे गाय भैंस चलते रहते हैं, चढ़ने की वजह से वो ग्रास में से कीड़ों को बाहर निकाल देते हैं, और ये जो हमारे पास बर्ड है कैटल एग्रेट, ये क्या करता है, उन कीड़ों को खाता है। तो इसको तो फायदा हो गया, लेकिन ग्रेजिंग कैटल को ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ। ये पूरी बात है कॉमेंसलिज्म की। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन क्या आता है। आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है, एपिफाइट्स दैट आर ग्रोइंग ऑन अ मैंगो ब्रांच इज ए एग्जांपल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? म्यूचुअलिज्म नंबर 1, नंबर 2 प्रीडेशन, नंबर 3 एमेंसलिज्म, नंबर 4 कॉमेंसलिज्म। तो अभी बताया कॉमेंसलिज्म का एग्जांपल है ऑर्किड ग्रोइंग एज एपिफाइट ऑन मैंगो। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन यहां तक कंप्लीट होता है। वीडियोस को आगे देखते रहें, पूरी सीरीज को फॉलो करें। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे मोटिवेटेड। वेलकम स्टूडेंट्स आपके अपने चैनल नीट अचीवर में। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पर नीट 2025 PYQs डिस्कस कर रहे हैं। बात करते हैं 12th चैप्टर के लास्ट यूनिट इकोलॉजी वाली यूनिट से। इस साल 9 क्वेश्चंस आए हैं। अगला क्वेश्चन मैं बोर्ड पे बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। इकोलॉजी का मतलब आपको बताया है कि इकोलॉजी के अंदर एक ऑर्गेनिज्म किस तरीके से दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट रहता है,
साथ ही साथ वो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से आसपास के एबायोटिक फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, मतलब हवा, पानी, सॉइल, इस पे कैसे डिपेंड करता है, ये पूरी स्टडी है इकोलॉजी की। देखिए, जब इकोलॉजी आप पढ़ते हैं तो आपको वहां पर पढ़ना रहता है कि पॉपुलेशन किस तरीके से काम करते हैं। पॉपुलेशन का मतलब क्या, एक ऑर्गेनिज्म है, एक स्पीसीज है, उसके कितने नंबर है उसको कहेंगे पॉपुलेशन। तो ये पॉपुलेशन जो है, एक जगह का पॉपुलेशन स्टडी करते हैं जब इकोलॉजी में, जो एक जगह का पॉपुलेशन है उसके अंदर 3-4 फैक्टर्स के बारे में हमें बात करनी रहती है। वो पॉपुलेशन इंक्रीज होता है तो कैसे इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है तो कैसे डिक्रीज होता है। आपको पता है, अगर एक जगह में बाहर किसी जगह से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आने लग गए तो उस जगह का पॉपुलेशन का साइज जो है वो इंक्रीज होगा। बाहर से ऑर्गेनिज्म को आने का मतलब कहते हैं इमिग्रेशन। साथ ही साथ अगर पॉपुलेशन के अंदर बर्थ हो रहा है नए ऑर्गेनिज्म का, तो वहां पर बोलेंगे बर्थ के वजह से भी पॉपुलेशन बढ़ता है। अगर डेथ हो रहा है तो डेथ की वजह से पॉपुलेशन का नंबर कम होता है। अगर पॉपुलेशन के पास से कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म दूसरे जगह पर चला जाता है, एमिग्रेट कर जाता है, तो पॉपुलेशन का साइज फिर भी कम होता है। तो आपको बेसिकली पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में पढ़ना है। क्या होता है, देखिए, पॉपुलेशन ग्रोथ n प्लस या n बोलेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ को। कुछ टाइम के बाद पॉपुलेशन अगर बढ़ रहा है तो उसको कैसे पता लगाएंगे, जो पॉपुलेशन इनिशियल होगा उसको लिखेंगे, उसमें ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, जो भी बर्थ हो रहा है, जो भी बाहर से अंदर आ रहा है, जिसका इमिग्रेशन हो रहा है, आई का मतलब इमिग्रेशन, इसको ऐड कर देंगे इसके साथ, तो वो पता लगेगा पॉपुलेशन बढ़ रहा है। और इससे जो जनरल फिगर है, जो इनिशियल पॉपुलेशन का साइज है, उससे अगर हम डेथ को माइनस कर दे, ये देखिए माइनस कर रहे डेथ रेट को, तो डेथ को माइनस कर दे और एमिग्रेशन को माइनस कर दे, मतलब पॉपुलेशन एक जगह से दूसरे जगह पे कोई चला गया, एमिग्रेट करा गया, तो उसको अगर माइनस कर दे तो हमारे पास पॉपुलेशन साइज होगा। ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। मतलब क्या, कुछ समय के बाद अगर आपको पता लगाना है पॉपुलेशन का नंबर क्या है, तो इनिशियल पॉपुलेशन में आप ऐड करेंगे बर्थ और एमिग्रेशन को और माइनस करेंगे डेथ और एमिग्रेशन को। तो इमिग्रेशन का मतलब क्या हो गया, बाहर से इंडिविजुअल्स पॉपुलेशन में ऐड हो गए। एमिग्रेशन का मतलब हो गया पॉपुलेशन अंदर से बाहर की तरफ दूसरे जगह पे चले गए। तो ये इक्वेशन याद रखना है। अब पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर दो बातों को याद रखना है। अगर एक ऑर्गेनिज्म है, उसको अनलिमिटेड खाना, अनलिमिटेड रहने का जगह मिल जाए, तो वो रिप्रोड्यूस करता रहेगा और करते करते उसका साइज बढ़ेगा। देखिए यहां पर एक ग्राफ मैंने किया है, टाइम के साथ साथ, एन का मतलब पॉपुलेशन हुआ, टाइम के साथ साथ पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है। ये इंक्रीज करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अनलिमिटेड रिसोर्स है और ग्रोथ अनलिमिटेड है पॉपुलेशन का, रिप्रोडक्शन अनइंटरप्टेड, बिना रुकावट के चल रहा है। इस तरह के ग्राफ को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ, और इसका शेप जो है जे शेप का कर्व बनता है। लेकिन याद रखना, नेचुरल कंडीशन में, नेचर में ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है। ये थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल थ्योरीज में ही होती है, नेचर में ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि नेचर में जो है अनलिमिटेड रिसोर्सेस नहीं होते, नेचर में लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं। तो किस तरीके से, अगर लॉजिस्टिक की बात करें, एक्चुअल ग्राफ की बात करें, जो नेचुरल एनवायरनमेंट में पाया जाता है, वो ये ग्राफ है, लॉजिस्टिक ग्रोथ बोलते हैं इसको। इसका दूसरा नाम है वर्नहल-स्पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ। इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा है नीट ने। अब इसमें क्या होता है, लिमिटेड रिसोर्सेस है, इसीलिए ग्रोथ भी लिमिटेड है। इसका जो ग्राफ आता है वो सिग्मॉइड शेप का आता है, इस शेप को कहते हैं सिग्मॉइड शेप। इसमें होता क्या है, पॉपुलेशन जो है टाइम के साथ साथ बढ़ रहा है, देखो, लेकिन बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे वो रुक जाता है, स्टैग्नेंट हो जाता है, पूरा नहीं बढ़ता। एक लिमिट होती है जिसके ऊपर ग्राफ नहीं जा रहा है, उस लिमिट को कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी। तो अब देखिए, इस तरह के ग्राफ, एक्सपोनेंशियल ग्राफ में जो इक्वेशन आएगा वो ऐसा आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू आर एन। आर यहां पर ग्रोथ का फैक्टर है, उसके वजह से ग्रोथ होता है। इसको डार्विनियन फिटनेस भी बोलते हैं, डार्विनियन फिटनेस। अब देखिए, ऐसा तो नेचर में नेचुरली नहीं पाया जाएगा, क्योंकि नेचर में अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं है,
लेकिन इसके दो एग्जांपल्स आपको याद रखने, बहुत इंपॉर्टेंट, कहीं पर नोट डाउन कर लेंगे। एनसीईआरटी का पूरा चीज यहां पर मैंने दिया है बोर्ड के अंदर, इसको कहीं पर स्नैपशॉट लेंगे तो फायदे में रहेंगे। अब क्या है, इसके दो एग्जांपल। सबसे पहले लैब में अगर आप कोई बैक्टीरिया को ग्रो कर रहे हैं तो उसको तो आप अनलिमिटेड रिसोर्सेज देंगे, खाना उसको अनलिमिटेड मिलेगा तो उसका ग्रोथ भी अनलिमिटेड होगा। नेचर में ऐसा नहीं होगा, पर लैब में आर्टिफिशियली ऐसा कर सकते हैं। दूसरा इसके अंदर एग्जांपल आता है कि कुछ मौसम में अचानक से, मौसम में आपने देखा होगा किसी एक पर्टिकुलर वेदर में जो इंसेक्ट्स होते हैं बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो वो भी है, इसका एक एग्जांपल याद रखेंगे। अब देखिए आते हैं हमारे पास लॉजिस्टिक ग्रोथ यानी या फिर वर्ल्ड हेल्थ पर लॉजिस्टिक ग्रोथ, जहां से क्वेश्चन आया है। इसमें क्या है, इसमें पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ेगा लेकिन फिर स्टैग्नेंट हो जाएगा। जो लिमिट है पॉपुलेशन बढ़ने का उसको के से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसका जो इक्वेशन आएगा, इस कर्व का जो इक्वेशन आएगा वो ये वाला आएगा, याद रख लेना। कर्व का शेप है सिग्मॉइड शेप, और इक्वेशन ये है dn अपॉन dt इक्वल rn ब्रैकेट में k माइनस n अपॉन k। k क्या है, k इज द कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी को अगर मैं डिफाइन करूं आपके लिए, तो कैरिंग कैपेसिटी एक लिमिट है जिसके ज्यादा पॉपुलेशन उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता। तो ये लॉजिस्टिक है, नेचर में जनरली ऐसा होता है, ये थ्योरेटिकल है, ये नेचर में नहीं होता जनरली। ये पूरी बात है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द बर्नहॉल्स्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। आपको सिंपली इस इक्वेशन को सिलेक्ट करना था क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन हो गया। फिर से मैं बता रहा हूं, फॉलो करते रहिए। इस पूरे चैनल के अंदर लगभग 60 से 70 क्वेश्चन है, 10 मिनट का हर वीडियो है। अगर आप उसको देख लेते हैं तो आपके कंफर्म 25 से 30 क्वेश्चन नीट में वहीं से आएंगे। देखने के लिए अच्छा, अगर आपको लग रहा है तो आप सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ चैनल को लाइक करें। पढ़ते रहिए बच्चों, स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट्स आपके अपने चैनल नीट अचीवर में। जैसा कि आपको पता है कि हम यहां पर नीट 2025 PYQ डिस्कस कर रहे हैं। बात करते हैं 12th चैप्टर के लास्ट यूनिट इकोलॉजी वाली यूनिट से। इस साल 9 क्वेश्चंस आए हैं। अगला क्वेश्चन मैं बोर्ड पे बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। इकोलॉजी का मतलब आपको बताया है कि इकोलॉजी के अंदर एक ऑर्गेनिज्म किस तरीके से दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, साथ ही साथ वो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से आसपास के एबायोटिक फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, मतलब हवा, पानी, सॉइल, इस पे कैसे डिपेंड करता है। ये पूरी स्टडी है इकोलॉजी की। देखिए, जब इकोलॉजी आप पढ़ते हैं तो आपको वहां पर पढ़ना रहता है कि पॉपुलेशन किस तरीके से काम करते हैं। पॉपुलेशन का मतलब क्या, एक ऑर्गेनिज्म है, एक स्पीसीज है, उसके कितने नंबर है उसको कहेंगे पॉपुलेशन। तो ये पॉपुलेशन जो है, एक जगह का पॉपुलेशन स्टडी करते हैं जब इकोलॉजी में, जो एक जगह का पॉपुलेशन है उसके अंदर 3-4 फैक्टर्स के बारे में हमें बात करनी रहती है। वो पॉपुलेशन इंक्रीज होता है तो कैसे इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है तो कैसे डिक्रीज होता है। आपको पता है, अगर एक जगह में बाहर किसी जगह से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आने लग गए तो उस जगह का पॉपुलेशन का साइज जो है वो इंक्रीज होगा। बाहर से ऑर्गेनिज्म को आने का मतलब कहते हैं इमिग्रेशन। साथ ही साथ अगर पॉपुलेशन के अंदर बर्थ हो रहा है नए ऑर्गेनिज्म का, तो वहां पर बोलेंगे बर्थ के वजह से भी पॉपुलेशन बढ़ता है। अगर डेथ हो रहा है तो डेथ की वजह से पॉपुलेशन का नंबर कम होता है। अगर पॉपुलेशन के पास से कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म दूसरे जगह पर चला जाता है, एमिग्रेट कर जाता है, तो पॉपुलेशन का साइज फिर भी कम होता है। तो आपको बेसिकली पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में पढ़ना है। क्या होता है देखिए, पॉपुलेशन ग्रोथ n प्लस या n बोलेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ को। कुछ टाइम के बाद पॉपुलेशन अगर बढ़ रहा है तो उसको कैसे पता लगाएंगे, जो पॉपुलेशन इनिशियल होगा उसको लिखेंगे, उसमें ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, जो भी बर्थ हो रहा है, जो भी बाहर से अंदर आ रहा है, जिसका इमिग्रेशन हो रहा है, आई का मतलब इमिग्रेशन, इसको ऐड कर देंगे इसके साथ, तो वो पता लगेगा पॉपुलेशन बढ़ रहा है। और इससे जो जनरल फिगर है, जो इनिशियल पॉपुलेशन का साइज है, उससे अगर हम डेथ को माइनस कर दे, ये देखिए माइनस कर रहे डेथ रेट को, तो डेथ को माइनस कर दे और एमिग्रेशन को माइनस कर दे, मतलब
पॉपुलेशन एक जगह से दूसरे जगह पे कोई चला गया, एमिग्रेट करा गया, तो उसको अगर माइनस कर दे तो हमारे पास पॉपुलेशन साइज होगा। ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। मतलब क्या, कुछ समय के बाद अगर आपको पता लगाना है पॉपुलेशन का नंबर क्या है, तो इनिशियल पॉपुलेशन में आप ऐड करेंगे बर्थ और एमिग्रेशन को और माइनस करेंगे डेथ और एमिग्रेशन को। तो इमिग्रेशन का मतलब क्या हो गया, बाहर से इंडिविजुअल्स पॉपुलेशन में ऐड हो गए। एमिग्रेशन का मतलब हो गया पॉपुलेशन अंदर से बाहर की तरफ दूसरे जगह पे चले गए। तो ये इक्वेशन याद रखना है। अब पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर दो बातों को याद रखना है। अगर एक ऑर्गेनिज्म है, उसको अनलिमिटेड खाना, अनलिमिटेड रहने का जगह मिल जाए, तो वो रिप्रोड्यूस करता रहेगा और करते करते उसका साइज बढ़ेगा। देखिए यहां पर एक ग्राफ मैंने किया है, टाइम के साथ साथ, एन का मतलब पॉपुलेशन हुआ, टाइम के साथ साथ पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है। ये इंक्रीज करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अनलिमिटेड रिसोर्स है और ग्रोथ अनलिमिटेड है पॉपुलेशन का, रिप्रोडक्शन अनइंटरप्टेड बिना रुकावट के चल रहा है। इस तरह के ग्राफ को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ, और इसका शेप जो है जे शेप का कर्व बनता है। लेकिन याद रखना, नेचुरल कंडीशन में, नेचर में ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है। ये थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल थ्योरीज में ही होती है, नेचर में ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि नेचर में जो है अनलिमिटेड रिसोर्सेस नहीं होते, नेचर में लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं। तो किस तरीके से, अगर लॉजिस्टिक की बात करें, एक्चुअल ग्राफ की बात करें, जो नेचुरल एनवायरनमेंट में पाया जाता है, वो ये ग्राफ है, लॉजिस्टिक ग्रोथ बोलते हैं इसको। इसका दूसरा नाम है वर्नहल-स्पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ। इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा है नीट ने। अब इसमें क्या होता है, लिमिटेड रिसोर्सेस है, इसीलिए ग्रोथ भी लिमिटेड है। इसका जो ग्राफ आता है वो सिग्मॉइड शेप का आता है। इस शेप को कहते हैं सिग्मॉइड शेप। इसमें होता क्या है, पॉपुलेशन जो है टाइम के साथ साथ बढ़ रहा है, देखो, लेकिन बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे वो रुक जाता है, स्टेगनेंट हो जाता है, पूरा नहीं बढ़ता। एक लिमिट होती है जिसके ऊपर ग्राफ नहीं जा रहा है, उस लिमिट को कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी। तो अब देखिए इस तरह के ग्राफ, एक्सपोनेंशियल ग्राफ में जो इक्वेशन आएगा वो ऐसा आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू आर एन। आर यहां पर ग्रोथ का फैक्टर है, उसके वजह से ग्रोथ होता है। इसको डार्विनियन फिटनेस भी बोलते हैं, डार्विनियन फिटनेस। अब देखिए ऐसा तो नेचर में नेचुरली नहीं पाया जाएगा, क्योंकि नेचर में अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं है। लेकिन इसके दो एग्जांपल्स आपको याद रखने, बहुत इंपॉर्टेंट, कहीं पर नोट डाउन कर लेंगे। एनसीईआरटी का पूरा चीज यहां पर मैंने दिया है बोर्ड के अंदर, इसको कहीं पर स्नैपशॉट लेंगे तो फायदे में रहेंगे। अब क्या है, इसके दो एग्जांपल। सबसे पहले, लैब में अगर आप कोई बैक्टीरिया को ग्रो कर रहे हैं तो उसको तो आप अनलिमिटेड रिसोर्सेज देंगे, खाना उसको अनलिमिटेड मिलेगा, तो उसका ग्रोथ भी अनलिमिटेड होगा। नेचर में ऐसा नहीं होगा, पर लैब में आर्टिफिशियली ऐसा कर सकते हैं। दूसरा, इसके अंदर एग्जांपल आता है कि कुछ मौसम में अचानक से, मौसम में आपने देखा होगा किसी एक पर्टिकुलर वेदर में जो इंसेक्ट्स होते हैं बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो वो भी है, इसका एक एग्जांपल याद रखेंगे। अब देखिए आते हैं हमारे पास लॉजिस्टिक ग्रोथ, यानी या फिर वर्नहल-स्पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ, जहां से क्वेश्चन आया है। इसमें क्या है, इसमें पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ेगा लेकिन फिर स्टैग्नेंट हो जाएगा। जो लिमिट है पॉपुलेशन बढ़ने का उसको के से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसका जो इक्वेशन आएगा, इस कर्व का जो इक्वेशन आएगा वो ये वाला आएगा, याद रख लेना। कर्व का शेप है सिग्मॉइड शेप, और इक्वेशन ये है dn अपॉन dt इक्वल आर एन, ब्रैकेट में k माइनस एन अपॉन के। के क्या है, k इज द कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी को अगर मैं डिफाइन करूं आपके लिए, तो कैरिंग कैपेसिटी एक लिमिट है जिसके ज्यादा पॉपुलेशन उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता। तो ये लॉजिस्टिक है, नेचर में जनरली ऐसा होता है, ये थ्योरेटिकल है, ये नेचर में नहीं होता जनरली। ये पूरी बात है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द वर्नहल-स्पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। आपको सिंपली इस इक्वेशन को सिलेक्ट करना था क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन हो गया। फिर से मैं बता रहा हूं, फॉलो करते रहिए। इस पूरे चैनल के अंदर लगभग 60 से 70 क्वेश्चन है,
10 मिनट का हर वीडियो है, अगर आप उसको देख लेते हैं तो आपके कंफर्म 25 से 30 क्वेश्चन नीट में वहीं से आएंगे। देखने के लिए अच्छा, अगर आपको लग रहा है तो आप सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ चैनल को लाइक करें। पढ़ते रहिए बच्चों, स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू चैनल नीट अचीवर। चलिए इकोलॉजी के क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब देखिए इकोलॉजी के पूरे यूनिट से 9 क्वेश्चन आए हैं। कुछ वीडियोस ऑलरेडी डाल रखा है मैंने चैनल में, ये अगला वीडियो आया। अब देखिए यहाँ पर इकोसिस्टम के बारे में बात हो रही है। इकोसिस्टम चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन है। एक इकोसिस्टम के 4 बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। इन्हीं यूनिट्स की वजह से इकोसिस्टम जो है फंक्शन करता है। सबसे पहली बात आती है प्रोडक्टिविटी की, दूसरी बात आती है डिकम्पोजिशन, तीसरा एनर्जी फ्लो, चौथा न्यूट्रिएंट साइकिल। इन चारों पॉइंट्स को दिमाग में रखेंगे, हो सके तो कॉपी में नोट करेंगे। देखिए कोई भी इकोसिस्टम अगर आपसे पूछे कि इकोसिस्टम क्या है, तो इकोसिस्टम बेसिकली ऑर्गेनिजम्स है जो एक एरिया के अंदर रहते हैं। इसमें क्या होता है, इस एरिया के अंदर ऑर्गेनिज्म कैसे दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड है, साथ ही साथ ऑर्गेनिज्म किस तरह से एबायोटिक फैक्टर्स जैसे कि सॉइल हो गया, लाइट हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, इससे किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। तो एक इकोसिस्टम के अंदर ये 4 चीजें होती हैं। कोई भी इकोसिस्टम में खाना बनाने की जरूरत पड़ती है, तो खाना बनाने का प्रोसेस जो है उसको कहेंगे प्रोडक्टिविटी। इसमें कौन प्रोड्यूस करता है, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं। सनलाइट के मदद से फोटोसिंथेसिस किया जाता है और फोटोसिंथेसिस से खाना बनता है। एक बार खाना बन गया तो उस इकोसिस्टम के खाने को प्रोड्यूसर्स जो प्लांट है, उन प्लांट्स को हर्बीवोर्स खाते हैं, तो हर्बीवोर्स में एनर्जी जाता है। हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स खाते हैं तो वो एनर्जी कार्निवोर्स में जाता है। तो इस चीज को कहते हैं एनर्जी फ्लो। जब इस इकोसिस्टम में, जब ये सेटअप देख रहे हो, एक एरिया है, एनिमल भी है, प्लांट्स भी है, एबायोटिक फैक्टर्स भी है, वहां पर अगर एनिमल्स मर जाते हैं तो एनिमल्स को डिकम्पोज भी करना पड़ता है। तो इकोसिस्टम का एक और फंक्शन है वो है डिकम्पोजिशन। साथ ही साथ एक इकोसिस्टम में जो मिनरल्स वगैरह होते हैं वो एक साइकिल में होते हैं, जैसे कार्बन साइकिल हो गया, नाइट्रोजन साइकिल हो गया, फास्फोरस साइकिल हो गया। तो ये चौथा जो है उसको कहते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल। अब जहां तक बात की जाए प्रोडक्टिविटी की, तो प्रोडक्टिविटी का डेफिनेशन सबसे पहले हम देखते हैं, अमाउंट ऑफ बायोमास पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। मतलब एक एरिया है, उस एरिया में प्लांट्स हैं जिसको प्रोड्यूसर बोल देते हैं। वो जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस करता है और एक यूनिट टाइम में प्रोड्यूस करता है बायोमास, ग्रो होता है अपने आप में, तो उसको बायोमास प्रोडक्शन कहते हैं। तो अब देखिए इसको नापने का तरीका, प्रोडक्टिविटी को नापने का तरीका क्या है। बायोमास का वेट ले लिया जिसको कह दिया ग्राम, कितने मीटर में वो बायोमास बढ़ा है उसको बोल दिया पर मीटर स्क्वायर, और टाइम पीरियड की बात करें अगर तो पर ईयर। मतलब एक साल में 1 मीटर स्क्वायर वाले जमीन में जो भी प्लांट वगैरह है वो कितने ग्राम बायोमास को प्रोड्यूस करता है। बायोमास क्या है, जैसे कि एक प्लांट है, प्लांट में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, प्लांट ग्रो कर रहा है, तो प्लांट जब ग्रो करेगा तो वो नई नई लीफ बनाएगा, नए स्टेम बनाएगा, नया टिश्यू बनाएगा, उसका वेट ज्यादा होगा, तो वेट को बायोमास कहते हैं। आपको पता है मास वर्ड से वेट आता है, तो बायोमास। तो बायोमास की यूनिट क्या हो गई, 1 मीटर स्क्वायर में कितने ग्राम बायोमास बना, कितने ईयर में। तो ये बायोमास की यूनिट इस तरह से होती है। अगर ग्राम को हम एनर्जी के फॉर्म में लिखें, कैलोरीज होती है एनर्जी का यूनिट, तो किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ये भी एक यूनिट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अच्छा, कुछ कुछ एनसीईआरटी के पुराने एडिशन में इन यूनिट्स को गलत दिया गया है, गलत प्रिंट हो गया, मिसप्रिंट होने के बाद वहां पर भी आप सही कर लेंगे। तो ये यूनिट है बायोमास प्रोडक्शन का, प्रोडक्टिविटी का यूनिट है, और ये सारी बात इकोसिस्टम और फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन क्या है नीट में। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम। तो ये वाला आंसर ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करके टिक करना रहता है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। फॉलो करते रहिए इन सीरीज को, इन वीडियोस को। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सारी वीडियोस आपको मिलेंगे। और फिर से मैं बोल रहा हूं, इन 60 वीडियो से, जो कि 10 मिनट के आसपास की वीडियोस है, 25 क्वेश्चन इजीली आ जाएंगे। तो इतना तो आप पढ़ ही सकते हैं। बहुत मेहनत से बनाया आपके लिए। अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।
वेलकम अगेन फ्रेंड टू योर चैनल नीट अचीवर। जैसा कि आपको पता है इकोलॉजी का सीरीज चल रहा है, तो इकोलॉजी के अंदर 9 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो है वो एनर्जी फ्लो से आया है। आपको पता है एक इकोसिस्टम में 4 बेसिक फंक्शंस होते रहते हैं। पहला प्रोडक्टिविटी, दूसरा एनर्जी फ्लो, तीसरा डिकम्पोजिशन, चौथा न्यूट्रिएंट साइकिल। तो ये एनर्जी फ्लो से आया है। अब इसमें एनर्जी फ्लो क्या होता है? सन से जो एनर्जी आती है, देखिए कोई भी इकोसिस्टम में एनर्जी का मेन सोर्स जो है वो सन है, तो लिखेंगे सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ इकोसिस्टम। सन से ही इकोसिस्टम में एनर्जी आती है। अब ये एनर्जी आती कैसे है? तो सन से ही एनर्जी को अपने अंदर ट्रैप करते हैं ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स को कहा जाता है प्रोड्यूसर्स। तो सन से प्रोड्यूसर के पास एनर्जी गई, प्रोड्यूसर को कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म खाया, उसको कहेंगे कंज्यूमर। ये जो फ्लो ऑफ एनर्जी होती है वो बस एक डायरेक्शन में होती है, यूनि डायरेक्शनल। फिर से सुनिए मेरी बात, इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी फ्लो का 3 पॉइंट्स आपको आज से याद होने चाहिए। एनसीईआरटी की सारी बात बोर्ड में है, इसको स्नैपशॉट ले लेंगे, फायदे में रहेंगे। क्या क्या 3 बातें हैं? सबसे पहला, ये एनर्जी फ्लो जो है वो यूनि डायरेक्शनल है। दूसरा, ये जो फ्लो है ये नॉन साइक्लिक है। तीसरा, ये जो फ्लो है ये लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करता है। थर्मोडायनेमिक्स के लॉ होते हैं बोथ लॉ, मतलब थर्मोडायनेमिक्स का पहला लॉ और दूसरा लॉ दोनों को ये फॉलो करेगा एनर्जी। अब इसका मतलब क्या है? यूनि डायरेक्शनल का मतलब है सन से एनर्जी प्रोड्यूसर्स में जाएगी, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में जाएगी। कभी उल्टा नहीं होगा कि कंज्यूमर से एनर्जी चली गई प्रोड्यूसर में, ये इसी डायरेक्शन में आगे चलेगा, तो इसको यूनि डायरेक्शनल कहते हैं। नॉन साइक्लिक होने का मतलब क्या है? मतलब जो एनर्जी प्रोड्यूसर में आ चुका है वो कंज्यूमर में जाएगा, और उसके बाद अगर साइक्लिक हो तो ये एनर्जी फिर से प्रोड्यूसर में आ जाएगा। ऐसा नहीं होता, नॉन साइक्लिक है, कोई साइकिल नहीं बनता। लास्ट में क्या होता है? लास्ट में कंज्यूमर जो है वो डेड हो जाएगा, प्रोड्यूसर भी कभी ना कभी मरेगा, ही प्लांट के भी डेड होते हैं। उन डेड प्लांट रिमेन्स को, उन डेड कंज्यूमर्स को डिकम्पोजिशन करने के बाद जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वहां पर एनर्जी चली जाएगी, फंगस में एनर्जी चली जाएगी। एनर्जी कभी भी साइक्लिक रूप से नहीं आएगी। ऐसा मत सोचना कि एक प्लांट है, प्लांट को किसी ने खाया, कंज्यूमर ने खाया, फिर कंज्यूमर मर गया, फिर कंज्यूमर की एनर्जी सॉइल में आ गई, सॉइल में आने के बाद वो एनर्जी फिर प्लांट उसको अपटेक कर लेगा। साइक्लिक हो गया है, लेकिन ऐसा साइक्लिक नहीं होता है। होता क्या है एक्चुअली में? पहले प्रोड्यूसर्स खाना बनाएंगे, उन प्रोड्यूसर्स को कंज्यूमर्स खाएंगे, कंज्यूमर डेड हो जाएंगे, तो फिर उस डेड कंज्यूमर से एनर्जी लेने का काम किसका होगा? बैक्टीरिया का होगा। तो कभी भी एनर्जी साइक्लिक नहीं होगा, नॉन साइक्लिक होगा, हमेशा यूनि डायरेक्शनल होगा। और ये एनर्जी फ्लो जो है बोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को फॉलो करेगा। अब ये सारे पॉइंट्स देखने के बाद एनर्जी फ्लो के बारे में हम क्वेश्चन को देखते हैं, क्या क्वेश्चन आया हुआ। क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। मैं स्टेटमेंट 1 पढ़ता हूं। स्टेटमेंट 1 सेज दैट इन इकोसिस्टम देयर इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम सन टू द प्रोड्यूसर्स टू द कंज्यूमर्स। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है सन से प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर। स्टेटमेंट नंबर 2, इकोसिस्टम आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मतलब इकोसिस्टम थर्मोडायनामिक्स के सेकेंड लॉ को फॉलो नहीं करते। अभी अभी आपको मैंने कहा कि थर्मोडायनामिक्स के दोनों लॉ को फॉलो करते हैं इकोसिस्टम। इस करके स्टेटमेंट 2 जो है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, और करेक्ट जो है वो स्टेटमेंट 1 है, जिसमें यह बताया गया है कि हमेशा जो है एनर्जी फ्लो का डायरेक्शन जो होगा वो यूनि डायरेक्शनल होगा। तो इसके साथ ये क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए पढ़ते रहें, मोटिवेटेड रहें। थैंक यू। वेलकम फ्रेंड्स आपके अपने चैनल नीट अचीवर में। चलिए जल्दी से देखते हैं अगला क्वेश्चन। इकोलॉजी चैप्टर से पूरी यूनिट से 9 क्वेश्चंस आए हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, प्रोडक्टिविटी के ऊपर के क्वेश्चन है। प्रोडक्टिविटी के ऊपर जो क्वेश्चन है, बेसिक सी बात है, इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी फ्लो होता है। एनर्जी कहां से बनता है? एनर्जी जो है सन की एनर्जी है, जो प्लांट ट्रैप करके फोटोसिंथेसिस करता है और बायोमास बनाता है।
अब ये बायोमास क्या होता है? ये बायोमास जो है आने वाले कंज्यूमर्स खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट जो है वो प्रोड्यूसर है, प्लांट को किसी जेब्रा ने खाया या फिर किसी बकरी ने प्लांट को खाया तो वो कंज्यूमर हो गया। ये बात बिल्कुल याद रखना है, एनर्जी फ्लो जो हो रहा है वो इस डायरेक्शन में होता है और यूनी डायरेक्शनल होता है, कभी भी उल्टा नहीं होगा। एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज यूनी डायरेक्शनल। अब ये जो प्रोडक्शन हो रहा है प्रोड्यूसर से, इस प्रोड्यूसर के प्रोडक्शन को ग्रॉस प्रोडक्टिविटी कहते हैं। इसका डेफिनेशन देख लेंगे, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय प्लांट्स। तो प्लांट ने ऑर्गेनिक मैटर बनाया फोटोसिंथेसिस करके, इसलिए प्लांट को प्रोड्यूसर बोला गया। अब ये जो प्रोड्यूसर है, इस प्रोड्यूसर को खाएगा कोई दूसरा, जैसे गोट वगैरह हो गया, कोई हार्बीवोर खाएगा इसको, तो एनर्जी उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। अब इस गोट को किसी कार्निवोरस एनिमल ने खाया, फॉर एग्जांपल शेर ने खाया, तो एनर्जी उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये जो ट्रांसफर हो रहा है एनर्जी, 10% एनर्जी हमेशा ट्रांसफर होगा। मतलब प्लांट में जितनी भी एनर्जी बना, जितने भी बायोमास बना, उस बायोमास को जब कोई गोट खाएगा तो उसको 10% एनर्जी मिलेगा। अब गोट को कोई कार्निवोर खाएगा तो उसको भी 10% एनर्जी मिलेगा। ये एनर्जी है 10% एनर्जी रूल कहते हैं इसको। तो प्रोड्यूसर ने क्या किया, जितना भी प्रोडक्टिविटी किया, जितना भी बायोमास बनाया, उसको कहेंगे ग्रॉस प्रोडक्टिविटी, जीपीपी कहेंगे, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। लेकिन ये जो बायोमास बना, ये जो एनर्जी आया, इस एनर्जी से जो प्लांट है हमारा, जो प्रोड्यूसर है, वो खुद भी तो एनर्जी यूज करेगा। तो खुद एनर्जी यूज करेगा कैसे करके? रेस्पिरेशन करेगा, जिससे कि एनर्जी बनेगा। तो आगे जब जाएगा ये एनर्जी प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में, प्रोड्यूसर ने तो क्या प्रोड्यूस किया? प्रोड्यूसर ने किया ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, लेकिन इसमें से प्रोड्यूसर ने कुछ एनर्जी यूज भी कर लिया रेस्पिरेशन में एनर्जी बनाने के लिए, तो रेस्पिरेटरी लॉसेस कहेंगे इसको। फिर जो एनर्जी बचेगा वो कंज्यूमर में जाएगा। तो उस प्रोडक्टिविटी को हम कहेंगे नेट प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस से तो माइनस कर दिया हमने रेस्पिरेटरी लॉसेस, तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये क्या होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? इट इज द अवेलेबल बायोमास फॉर कंजम्पशन। आगे जो जा रहा है बायोमास, उसको कंजम्पशन कहेंगे। तो नेट प्रोडक्टिविटी निकालने का तरीका क्या है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉसेस। ये पूरी बात एनर्जी से रिलेटेड, इकोसिस्टम से रिलेटेड, किस तरीके से जो एनर्जी का फ्लो है वो यूनी डायरेक्शनल होता है, किस तरीके से ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से रेस्पिरेटरी लॉसेस होता है, और जो एनर्जी बचता है, जो बायोमास बचता है, वो आगे जाता है, उसको नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। अब इन कंसेप्ट से रिलेटेड जो है क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन बताए हैं, 2 स्टेटमेंट्स बताए हैं। इसके अंदर आपको पता लगाना है कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर 1 पढ़ते हैं, द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज द सोलर एनर्जी। बिल्कुल सही बात है, सन से ही सारी एनर्जी आ रही है। सन इज द प्राइमरी एंड अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये स्टेटमेंट तो है सही स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 2 देखते हैं, द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। बात गलत, जो पूरा प्रोडक्शन हो रहा है उसको ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नहीं कहते हैं। तो इस करके स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। तो ये पूरा हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए इन वीडियो के साथ। फिर से मैं कह रहा हूं 60 to 70 वीडियोस होंगे 10 मिनट के आसपास, वहीं से क्वेश्चन आएंगे 25 क्वेश्चन के आसपास। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं, आपको इजी में सारे क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कर रहा हूं इस चैनल में। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। सारे अपडेट्स आपको मिलने चाहिए, यही मेरी चाहत है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, स्टे मोटिवेटेड, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वी आर अगेन बैक विद अ न्यू वीडियो ऑन नीट PYQ। तो जल्दी से सुनते हैं। जो इकोलॉजी चैप्टर है वहां से हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इकोलॉजी से 9 क्वेश्चन आए हैं। अभी जो चैप्टर जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम, वो कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक्चुअली मिक्स्ड क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चंस को मिलाकर मैच द फॉलोइंग करके दिया हुआ था और आपको मैच करना था। कुछ बातें बताऊंगा जल्दी से थ्योरी में, उसके बाद क्वेश्चन पे चलेंगे।
सुनिए ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट ही होता है कि बायोडाइवर्सिटी जो लॉस हो रहा है, ऑर्गेनिजम्स जो खत्म हो रहे हैं, कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं धीरे धीरे, इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है। एनसीईआरटी 4 कारण के बारे में बताती है और इन 4 कारण को द इवल क्वाड्रेंट कहा जाता है। क्या बोलती है एनसीईआरटी कि यही 4 मेन कारण है जिससे कि ऑर्गेनिज्म जो है वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, जो डाइवर्सिटी है नेचर के अंदर वो धीरे धीरे कम हो रहा है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, नीट का क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन चारों में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी को लॉस करने वाला कौन सा एक्सपेक्ट है, कौन सा फैक्टर है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन। जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है, ह्यूमंस को लैंड चाहिए रहने के लिए, घर बनाने के लिए, ह्यूमन को लैंड चाहिए एग्रीकल्चर करने के लिए, और ये लैंड कहां से ह्यूमन लाएगा, जंगलों को काट के। और जंगल किसके घर होते हैं, जंगल घर होते हैं एनिमल्स के, प्लांट्स के। तो अगर जंगल ही कटने लग जाएंगे, हैबिटेट लॉस होगा, जंगलों का फ्रेगमेंटेशन होगा, तो क्या होगा, डाइवर्सिटी कम होगा, एनिमल्स जो है वो धीरे धीरे खत्म होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। अगला जो पॉइंट आता है वो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन का। अब ओवर एक्सप्लॉयटेशन क्या है, अगर ह्यूमंस किसी भी चीज का यूज कर रहे हैं और उसको बहुत ज्यादा यूज कर दे रहे हैं तो नेचर में वो चीज कम हो जाएगी। ये बात ह्यूमंस के साथ साथ दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे भी अप्लाई होती है। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। 2 एग्जांपल एनसीईआरटी के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिर से मैं कह रहा हूं, ये दिस बोर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेक अ स्नैपशॉट ऑफ इट, every point of NCERT I have written it down here and you will be immensely benefited. ओवर एक्सप्लॉयटेशन का 2 एग्जाम्पल आता है नीट में भी और एनसीईआरटी में। स्टेलर्स काउ जो कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण एक्सटिंक्ट हो गया, पैसेंजर पिजन। तो 2 एग्जाम्पल ओवर एक्सप्लॉयटेशन के आपको याद रखने, बिल्कुल दिमाग में आप इसको फीड कर लें। तीसरा जो रीजन होता है बायोडाइवर्सिटी लॉस का इवर क्वाड्रेंट्स के अंदर, दैट इज द एलियन स्पीसीज इन्वेशन। मतलब एक एग्जाम्पल देते हैं, कोई भी एग्जाम्पल उठा लो, फॉर एग्जाम्पल जो क्वेश्चन आ गया, लैंथेना कैमेरा, ये एक तरह का प्लांट है। जब ये यूज होता है कहीं बाहर से किसी जगह पे जाता है और वहां पर ग्रो करने लगता है, क्योंकि ये प्लांट बाहर से आया है, एक नए जगह से आया है, तो इस प्लांट का जो प्रीडेटर है वो नए जगह में नहीं पाया जाता। जहां पर ये पहले रहता था वहां पर इसकी पॉपुलेशन कंट्रोल में रहती थी क्योंकि इसको कोई खाता रहता था, इसका कोई प्रीडेटर था। अब वहां से हटाकर कोई नए जगह पर ला दिया गया, वहां पर प्रीडेटर नहीं है और ये फुल मस्ती में ग्रो कर रहा है अपना। तो एलियन स्पीसीज था, नए जगह पर आके इन्वेशन कर लिया, कब्जा कर लिया। नए जगह पे एलियन स्पीसीज का कोई प्रीडेटर नहीं, तो मस्ती में मौज में वो रिप्रोड्यूस करता है। एलियन स्पीसीज के 5 एग्जाम्पल मैंने बोर्ड पे छाप दिए हैं, आप इसको याद कर ले, इसके बाहर एग्जाम में नीट में नहीं आएगा। क्या क्या, कैरट ग्रास, पार्थेनियम, लैंथेना कमारा, इचॉर्निया जिसको वाटर हाइसिन भी बोलते हैं, नाइल पर्च एक बर्ड है, उसको जब अफ्रीका में इंट्रोड्यूस किया गया उसके चक्कर में बहुत सारी मछलियां एक्सटिंक्ट हो गई क्योंकि इसने इतना खाया मछली को। तो ये एलियन स्पीसीज था जो एक जगह पर जाके बायोडाइवर्सिटी लॉस कर दे रहा है। तीसरा अफ्रीकन कैटफिश। तो ये 5 एग्जाम्पल आपको याद रख लेने हैं एलियन स्पीसीज इन्वेशन के। अब 4th है को एक्सटिंक्शन। देखिए आपको पता है नेचर में ऑर्गेनिजम्स आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं और कभी कभी ये डिपेंडेंस इतना ज्यादा मजबूत होता है, इतना ज्यादा टाइटली डिपेंडेंस होता है, अगर एक स्पीसीज खत्म हो जाए, किसी कारण से एक्सटिंक्ट हो जाए, तो जो स्पीसीज उसके ऊपर डिपेंडेंट था वो भी खत्म हो जाता है। को एक्सटिंक्शन, साथ साथ एक्सटिंक्ट हो जाता है। तो ये 4 पॉइंट है इवल क्वाड्रेंट्स के। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा गया है नीट में 2-3 बार कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन है, तो हैबिटेट लॉस। देखिए अमेज़न रेन फॉरेस्ट आपको पता है, उसमें बहुत ज्यादा कटाई चल रही है, उसको डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है, तो उस चक्कर में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो हैबिटेट लॉस है, फ्रेगमेंटेशन। ये तो क्वेश्चन का एक पार्ट है, मैच द फॉलोइंग। अब इसी क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंजर्वेशन करने के लिए आप क्या करते हैं। तो 2 तरह के कंजर्वेशन होते हैं, आपको बताया मैंने, इन सिटू कंजर्वेशन और एक्स सिटू कंजर्वेशन।
इन सिटू कंजर्वेशन के ऊपर प्रीवियस वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे, बहुत डीपली एक्सप्लेन किया है। आज हम देखते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन। देखिए एक्स सिटू कंजर्वेशन का मतलब क्या है, कोई एक ऑर्गेनिज्म जो डेंजर में है, जिसको एक्सटिंक्ट होना है, जिसका नंबर कम हो रहा है धीरे धीरे, उसको उसके नेचुरल हैबिटेट से आप पिक करेंगे और कहीं और प्रिजर्व करके रखेंगे। ये कहीं और प्रिजर्व करने का मतलब क्या है, कहां प्रिजर्व कर रहे हैं आप उसको? तो भाई साहब उसको आप नेचुरल कंडीशन से हटा रहे हैं, नेचुरल हैबिटेट से हटा रहे हैं और उसको जू में रख दे रहे हैं, जूलॉजिकल पार्क, या फिर प्लांट है तो उसको बोटेनिकल गार्डन में रख दे रहे हैं। प्लांट्स और एनिमल को मिलाकर एक सफारी पार्क बना दे रहे हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल, जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन, सफारी पार्क, ये किसके एग्जाम्पल है? एक्स सिटू कंजर्वेशन के एग्जाम्पल है। एक्स सिटू कंजर्वेशन का मतलब क्या, फिर से कह रहा हूं, इट मीन्स द कंजर्वेशन ऑफ द एनिमल और प्लांट, मूविंग इट अवे फ्रॉम इट्स नेचुरल हैबिटेट। तो ये है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक आती है जिसको कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत अच्छा प्लांट है, उसकी सीड को आपको बचाना है, उसके जेनेटिक्स को आपको रखना है, जीन पूल में उसके जेनेटिक्स को रखना है आपको। तो आप उसको कैसे प्रिजर्व करेंगे? तो आप उसको -196 डिग्री सेल्सियस में ठंड में रख देंगे, लिक्विड नाइट्रोजन में रख देंगे। इस प्रोसेस को क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं, ठंड के मदद से प्रिजर्व करना, क्रायो प्रिजर्वेशन। तो इसमें क्या क्या प्रिजर्व कर सकते हैं? तो जीन को प्रिजर्व कर सकते हैं, सीड बैंक को प्रिजर्व कर सकते हैं, गैमिट्स को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल किस चीज के हैं? एक्स सिटू कंजर्वेशन में। कहीं पर लिख लीजिए, बहुत ही ऑर्गेनाइज बोर्ड बनाए आपके लिए, और चाहे तो स्नैपशॉट ले लेंगे, फायदे में रहेंगे। अब इसमें क्वेश्चन क्या है? मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा पढ़ के बताता हूं, मैं आपको एक्चुअली आंसर ही बता देता हूं एक एक करके। देखिए पहला है इवल क्वार्टेट, उसका जो मैच होना है जिसके साथ वो है कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस, ये पहला। दूसरा एक्स सिटू कंजर्वेशन, ये मैच होना है क्रायो प्रिजर्वेशन के साथ। तीसरा लैंथना कमारा, इसको ऐड होना है एलियन स्पीसीज इन्वेशन के साथ। और फोर्थ है डोडो, आपको पता है डोडो एक एक्सटिंक्ट बर्ड है, तो उसको मैच होना है एक्सटिंक्शन के साथ। तो ये हमारे साथ जो भी 9 क्वेश्चन है इकोलॉजी के, वो मैंने ओवर कर दिए। इसके बाद हम वीडियोस देखेंगे एंजियोस्पर्म के रिप्रोडक्शन से। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और पूरी सीरीज को जरूर फॉलो करें। फिर से मैं कह रहा हूं 80 to 90 क्वेश्चंस होंगे, 80 to 90 अलग अलग वीडियोस होंगे, जहां पर कम से कम आपने अगर पढ़ लिया तो 25 क्वेश्चन तो 2026 में आने ही आने हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे मोटिवेटेड। वेलकम फ्रेंड्स आपके अपने चैनल नीट अचीवर में। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं 25 के PYQ, उसको मैं बताना चाहूंगा जो इकोलॉजी यूनिट है वहां से 9 क्वेश्चन आए हैं। और अभी जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन है। इन्वायरमेंटल इश्यू का चैप्टर तो डिलीट हो चुका है, तो जो हमारा लास्ट चैप्टर है क्लास 12 का, उससे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। अब देखिए दो यहां पर वर्ड आपको पढ़ने हैं, कंजर्वेशन कैसे करते हैं एनिमल्स की। एक को बोलते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन, एक को कहते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन में क्या होता है, कोई एक जगह का एनिमल है, उसी को आपने नेशनल पार्क बना दिया, मतलब जो फॉरेस्ट है उस फॉरेस्ट को आपने घेर दिया और कंजर्व कर दिया बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए। तो नेशनल पार्क जो है वहां पर नेचुरल कंडीशन है, जहां का वहां का ऑर्गेनिज्म है वहीं पर रख के उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं हम लोग। इसको इन सिटू कहते हैं, जहां का ऑर्गेनिज्म है वहीं पर उसको प्रोटेक्ट कर देना, इन सिटू। एक्स सिटू का मतलब क्या है, ऑर्गेनिज्म को जो कि कंजर्वेशन की जिसको जरूरत है, जिसकी बायोडाइवर्सिटी कम है, जो ऑर्गेनिज्म खतरे में है स्पीसीज होने में, एक्सटिंक्ट होने के खतरे में है, उसको हमने एक्स सिटू मतलब दूसरे जगह पर उठाया और वहां पर उसको हमने कंजर्व किया। फॉर एग्जाम्पल जो जू वगैरह है, आप बताइए मान लीजिए जू में एक एलिफेंट है, तो क्या एलिफेंट का ओरिजिनल घर जू है या फिर जंगल है? ऑब्वियस सी बात है जंगल है। तो अगर एलिफेंट को आप कंजर्व कर रहे हैं, बचा रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और उस चक्कर में आपने जंगल को ही प्रोटेक्ट कर दिया, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इन सिटू कहेंगे इसको, क्योंकि जहां का एनिमल है आपने उस एरिया को ही प्रोटेक्ट कर दिया। लेकिन अगर ऑर्गेनिज्म को वहां से उठा के दूसरे जगह पे रखा, उसको बोलेंगे एक्स सिटू कंजर्वेशन। फॉर एग्जाम्पल जू, जूलॉजिकल पार्क जो है, वहां पर एनिमल को रख दिया फॉरेस्ट से उठा के,
और वहां पर उसका टेक केयर कर रहे हैं और उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो दो तरह का कंजर्वेशन याद रखना, इन सिटू और एक्स सिटू। एक्स सिटू में जो ओरिजिनल जगह है, लोकेशन है, ऑर्गेनिज्म का ओरिजिनल हैबिटेट है जो, उससे निकालकर उसको प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट, आर्टिफिशियल प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखा, तो उसको कह दिया एक्स सिटू। इन सिटू जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वहीं पर रखा, तो इन सिटू। तो देखिए एक्स सिटू का डेफिनेशन क्या है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आउट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट। ये हैबिटेट होगा यहाँ पे, हाउस आउट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट। इसके एग्जांपल्स बिल्कुल याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एनसीईआरटी का सारा पॉइंट बोर्ड में। फिर से मैं कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि इस सीरीज की पूरी आपको फीड्स मिलते रहे, आपके फीड्स में पूरी सीरीज आ जाए। और फिर से मैं कह रहा हूं, आपको इन्हीं 60 to 70 वीडियोस को अगर आप देख लेंगे, हर वीडियो लगभग 10 मिनट का होगा, तो इस वीडियोस को अगर देख लेंगे तो श्योर शॉट यहां से 25 क्वेश्चन आएंगे आपके नीट 2026 में। अब देखिए एग्जांपल्स ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन का क्या है, जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन, जीन बैंक, सीड बैंक। जीन बैंक में क्या होता है, डीएनए को प्रिजर्व करके रखा जाता है। ठीक, कोई भी ऑर्गेनिज्म का डीएनए जो है वो प्रिजर्व करके रखा गया, अगर वो ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो जाता है तो उसके जीन से हम नए ऑर्गेनिज्म को बना सकते हैं। सीड बैंक के अंदर जो है प्लांट के सीड को जमा करके रखा जाता है, ताकि जो अच्छी वेराइटीज के प्लांट है उसकी सीड का हमें, उसका जो जीनोटाइप है, उसका जो सीड है, उसका जो हेरिडिटरी एडवांटेज है वो हमें मिलता रहे। तो जीन बैंक और सीड बैंक में हम ये सब काम करते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल किस चीज के हैं, एक्स सिटू कंजर्वेशन के। अब देखिए क्या क्वेश्चन आता है, इजी क्वेश्चन है बहुत सा। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एग्जाम्पल ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन। नंबर 1 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंबर 2 जूज एंड बोटेनिकल गार्डन, नंबर 3 प्रोटेक्टेड एरिया, नंबर 4 नेशनल पार्क। तो यहां पर एग्जाम्पल जाएगा जूज एंड बोटेनिकल गार्डन। अब अगर मैं आपको बात करूं, ये तो बात मैंने कर दी एक्स सिटू कंजर्वेशन की। अगर मैं कहूं कि इन सिटू कंजर्वेशन में क्या होता है, अगर कोई पूछे, तो इन सिटू कंजर्वेशन में मैं लिख ही देता हूं बोर्ड पे, ये तो हो गया एक्स सिटू। अगर हम बात करें इन सिटू के बारे में, फिर से बताइए स्टूडेंट, इन सिटू का मतलब क्या है। इन सिटू का मतलब है कि जहां पर ऑर्गेनिज्म है उसको वहीं रहने देंगे और उसके आसपास के इलाके को प्रोटेक्ट कर देंगे, उसको कंजर्व करने के लिए, इन सिटू कंजर्वेशन। इसमें सबसे पहले आता है नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अगला इसके अंदर हम देखेंगे सेक्रेड ग्रुप्स, सेक्रेड ग्रुप्स। दूसरा बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। ये सारे एग्जाम्पल हैं इन सिटू कंजर्वेशन का। तो यहां तक अगर बात हो गई हो तो इस लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं। एक और यहां पर आता है बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स। एनसीईआरटी की सारी बात इस बोर्ड पे है, बोर्ड में आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, या तो मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, उसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फायदे में रहेंगे। इतना आपने पढ़ लिया तो आपका ये जो कंजर्वेशन वाला क्वेश्चन है इजीली बन जाएगा। तो इसके साथ वीडियो को ओवर करते हैं। पसंद आया है तो जरूर लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि पूरी फीड्स आपको मिले और जिन 25 क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं वो सब आप इजीली बना पाए। तब तक के लिए वीडियोस देखते रहे, पढ़ते रहिए, कीप हसलिंग। थैंक यू, स्टे मोटिवेटेड।